दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरीज में। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खंड में हम लोगों ने अभी तक महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के ऊपर विस्तृत चर्चा की है। मोहम्मद गौरी के टॉपिक पे हम लोगों ने अभी तक मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय की स्थिति, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के सफलता के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की सफलता के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिसमें सर्वप्रमुख राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में हम देखेंगे कि उस समय के भारतीय राज्यों में एकता की कमी थी, जिस कारण वो एकीकृत होकर के मोहम्मद गौरी के खिलाफ नहीं लड़ सके। वस्तुतः अन्य राजपूत राज्यों ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की मदद तो की थी, मगर एक प्रमुख राज्य कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं की, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। राजनीतिक कारण में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सामंतवाद की भावना है। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन काल की सबसे प्रमुख विशेषता यही रही है कि पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद का तेजी से प्रसार होता है और स्थानीय स्तर पे छोटी छोटी शक्तियों का उभार होता है। छोटे छोटे सरदार बनते हैं जिनके पास अपनी सेना होती है, और वही सरदार अपनी सेना को युद्ध के समय राजा को समर्पित करते हैं। एक तरीके से अस्थाई सेना, एक केंद्रीकृत सेना जो पहले हुआ करती थी, वो उसकी शक्ति में अब धीरे धीरे कमी आती है। वहीं हम देखते हैं कि केंद्रीकृत सत्ता का भी अभाव था। यूं तो सारे राजपूत राज्य मिलकर के मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ रहे थे, मगर उनमें एक केंद्रीकृत सत्ता का अभाव था। परिस्थितियां अलग होती अगर सारे राज्य अलग अलग राज्य ना होकर के एक ही राज्य होते और वो मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ रहा होता, तो संभवतः मोहम्मद गौरी की निर्णायक हार होती। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय सैनिक पक्ष में राष्ट्रीयता का भी अभाव था। भारतीय सैनिक अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लड़ रहे थे। वहीं मोहम्मद गौरी की सेना में जो भी सैनिक थे, उनमें एक धार्मिक जोश था, उनमें धन प्राप्त करने की लालसा थी, उनमें जीतने की एक लालसा थी। इसके कारण मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब होती है। दूसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि राजपूत शासकों में कूटनीति का अभाव होता है। वस्तुतः राजपूत राज्य कहीं ना कहीं भारतीय हिंदू समाज से प्रभावित थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय हिंदू समाज वस्तुतः 4 वर्णों में विभाजित था, जो कालांतर में कई जातियों में विभाजित हो जाता है, जिसमें सर्वप्रमुख ब्राह्मण एवं क्षत्रिय की भूमिका सबसे प्रमुख होती है, जिसमें ब्राह्मणों ने धर्म का उपदेश दिया एवं क्षत्रियों ने अथवा राजपूतों ने राजनीतिक कार्य या फिर राजसी कार्यों का वहन किया। चूंकि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप था, इस कारण राजपूत राजाओं को धार्मिक आदर्शों का पालन करना पड़ता था।
जिसके तहत वो छल कपट जैसी नीतियों का त्याग करते थे और युद्ध में भी उच्च आदर्शों का पालन करते थे। वहीं दूसरे जो पक्ष जो था मोहम्मद गौरी की सेना, उसने छल कपट का भरपूर सहारा लिया एवं उच्च आदर्शों को नहीं माना। प्रशासन में सामंतों का उदय, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। भारतीय शासकों और जनता में राजनीतिक उदासीनता। दोस्तों, सामाजिक भेदभाव भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। यहां पे अक्सर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं निम्न जातीय लोगों का शोषण किया गया एवं कार्यों का बंटवारा किया गया। जैसे युद्ध लड़ने का कार्य केवल राजपूतों को सौंपा गया, पूजा करने का कार्य केवल ब्राह्मणों को सौंपा गया। इस कारण हम देखते हैं कि जो शोषित जनता होती है, उन्हें शासकों के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण राजपूत राज्यों की जनता का राजपूत राजाओं को उचित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वहीं अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुस्लिम उपनिवेश की स्थापना। दोस्तों, महमूद गजनबी हो या फिर मोहम्मद बिन कासिम हो, दोनों ने सिंध, मुल्तान एवं पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम राज्यों की स्थापना की, जिसे मुस्लिम उपनिवेश कहा जा सकता है। वस्तुतः समय के साथ वो कमजोर पड़ते गए, लेकिन उनकी कमजोर स्थिति का फायदा भारतीय हिंदू राज्यों ने नहीं उठाया और उन्होंने मुस्लिम उपनिवेशों को स्वतंत्र करवाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिस कारण यही मुस्लिम उपनिवेश एक तरीके से हॉल्ट का कार्य करते हैं मोहम्मद गौरी के लिए जब वो पंजाब को जीतता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं सुदृढ़ सीमांत नीति का अभाव। जैसा कि हमें पता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की सीमा तक पहुंच गया, इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पंजाब से बाहर निकालने के लिए अथवा अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। वो मोहम्मद गौरी को इग्नोर करता रहा, जिस कारण मोहम्मद गौरी को अपनी शक्तियों को बढ़ाने का भरपूर अवसर प्राप्त हो गया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो देखते हैं कि युद्ध का भार केवल राजपूतों पर था। जैसा कि हम लोगों ने सामाजिक संरचना वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि बंटवारा कर दिया गया था कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करेगा, किस जाति के व्यक्ति किस कार्य को करेंगे। इसके तहत युद्ध करने का कार्य राजपूतों को दिया गया था, जिस कारण संपूर्ण प्रजा एवं संपूर्ण जाति के लोग मिलकर के युद्ध कार्य ना कर सके। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि शासकों में आपसी द्वेष की भी भावना थी। शासक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे एवं एक दूसरे के राज्यों को हड़पने की चेष्टा में हमेशा लगे रहते थे। इस कारण भी भारतीय राज्य की स्थिति कमजोर थी। अस्थायी सैनिकों का अभाव, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सामंती स्वरूप के कारण सामंतों ने अस्थायी सेना रखी एवं वही सेना वो युद्ध के काल में राजा के सहायता के लिए भेजते थे। वस्तुतः सामंत खर्चे के रूप में राजा से सेना के खर्च के रूप में पैसे लिया करते थे और इस उद्देश्य से वो नौसिखिए लोगों को सेना में भर करके राजा की सेवा में भेजते थे युद्ध के समय, जिस कारण भारतीय सेना संख्या बल में तो अधिक दिखती थी, लेकिन उनमें कौशल का अभाव था, उसमें युद्ध लड़ने की अनुभव का अभाव था, जिस कारण वो युद्ध में एक बोझ के समान थे। भारतीय सेना में पैदल चलने वालों सैनिकों की संख्या अधिक थी, इसने भी एक अहम भूमिका निभाई भारतीय पक्षों की हार में। राजपूतों की तलवार से युद्ध का प्राचीन तरीका। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मोहम्मद गौरी ने युद्ध में धनुष एवं
धनुष का प्रयोग किया, जिस कारण वो दूर से ही राजपूत सैनिकों के ऊपर प्रहार कर सकता था। चूंकि राजपूत सैनिक वस्तुतः या तो पैदल थे या फिर हाथियों पर सवार थे, इस कारण उनकी गति धीमी थी। इसका भरपूर फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। सामाजिक कारण, जिसके संबंध में हम लोग विशेष चर्चा कर चुके हैं। राजपूत राज्यों की विलासीनता एवं आर्थिक तंगी। दोस्तों, राजपूत राज्य एवं राजा रजवाड़े मिथ्या स्वाभिमान में डूबे हुए होते थे एवं वो विलासीनता की जिंदगी जीते थे, जिसमें राजकीय खजाने का एक बड़ा भाग खर्च किया जाता था, जिस कारण जनता की भलाई के लिए पैसे कम पड़ जाते या नहीं होते। साथ ही साथ सेना की उचित व्यवस्था के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अगला पक्ष, धार्मिक कारण। दोस्तों, हिंदू धर्म हमेशा से अहिंसक स्वरूप में रहा। इस कारण उच्च आदर्शों को पूरा करते हुए हिंदू राजा रजवाड़े युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं रखते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस्लाम, जो एक नवीन धर्म था, नया धर्म, उसमें धार्मिक उत्साह की भावना अधिक थी। प्रसार की जो क्षमता थी, उसमें प्रचार एवं प्रसार की, वो अधिक थी। साथ ही साथ जो मुस्लिम शासक थे, वो मूर्ति पूजक जो राज्य थे, उसके ऊपर आक्रमण करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे एवं मूर्ति पूजा को रोकना भी अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। इस उद्देश्य से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया एवं इसी कारण मोहम्मद गौरी की सेना में एक नवीन ऊर्जा थी। इस ऊर्जा का भरपूर फायदा मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में मिला। दोस्तों, आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका मोहम्मद गौरी के योग्यता की थी। दोस्तों, सेना आपकी कितनी भी बड़ी हो, जनता का सहयोग प्राप्त हो या ना हो, लेकिन कोई भी युद्ध आप तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक एक कौशल नेतृत्व आपके पास ना हो। हालांकि पृथ्वीराज चौहान में भी कुशल नेतृत्व की क्षमता थी, मगर कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो युद्ध की रणनीतियों को बनाने में, सेना को नेतृत्व प्रदान करने में या फिर सेना की खामियों को दूर करने में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कहीं आगे नजर आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका मोहम्मद गौरी एवं तुर्क आक्रमण का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।